हेलो, दिस इज डॉक्टर दानिश। वेलकम टू एनएफए क्लासेस। आज मैं आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के कुछ खास डिफरेंसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इन दोनों में क्या क्या मेन डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट मैं करता हूँ कि जो वर्ड प्रोकैरियोट्स है, ये इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है। एक्चुअली ग्रीक में जो प्रीफिक्स प्रो है, इसका मतलब होता है बिफोर, और कैरियन वर्ड का मतलब होता है नट या कर्नल। नट लाइक अरिका नट, छाली जिसे बोलते हैं, और कर्नल का मतलब होता है ग्रेन या कोर से इसे रिलेट करते हैं। सो दीज वर्ड्स रिफर टू न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो those organisms which do not have nucleus या फिर those organisms which evolved before the evolution of true nucleus in the cell, तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, यानी कि इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म थे इनका जो एवोल्यूशन है वो न्यूक्लियस के एवोल्यूशन से पहले हो गया था। सेल में न्यूक्लियस का जो एवोल्यूशन हुआ उससे पहले इस तरह की जो सेल्स बनी थी उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और जो वर्ड यूकैरियोट्स है ये एक प्रीफिक्स यू से बना है। यू मीन होता है ट्रू, और कैरियन का मतलब मैंने आपको भी बताया, कैरियन का मतलब होता है नट या कर्नल। तो दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव ट्रू और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर नोन एज यूकैरियोट्स। ठीक है, तो यानी कि जो प्रोकैरियोट्स और जो यूकैरियोट्स होते हैं इनका जो मेन डिफरेंस होता है वो न्यूक्लियस, जो मेन डिफरेंस इसमें है, सबसे जो मेन डिस्टिंक्टिव जो डिफरेंस है वो न्यूक्लियस की प्रेजेंस और या अब्सेंस की वजह से होता है। ठीक है, जो इनके नाम भी बताते हैं आपको, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो यहाँ पे जो प्रोकैरियोट्स होंगे वो प्रोकैरियोटिक सेल के बने होंगे। यहाँ पे नीचे मैंने एक बैक्टीरियल सेल को दिखाया है जो कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट्स होता है, और दूसरी तरफ जो राइट हैंड पे है यहाँ पे मैंने आपको एक यूकैरियोटिक सेल दिखाई है। तो सबसे पहले मैं इसको जूम करके आपको इनमें कुछ जो डिफरेंसेस हैं वो अच्छे से समझा देता हूँ। तो लेफ्ट हैंड पे जो आप देखिए, ये हम सबसे पहले बैक्टीरियल सेल को फोकस करते हैं। तो आप ये देखिए इसमें जो ये एक बैसिलस बैक्टीरिया है जिसमें आप रेड कलर का लंबा सा एक फ्लैजुलम देखते हैं सबसे नीचे। उसके ऊपर आप फ्लैजुलम से कुछ छोटा फाइबर लाइक ही एक आपको पाइलस दिखाई देता है। ठीक है, ये जो पाइलस होते हैं ये जब एक बैक्टीरिया किसी दूसरे बैक्टीरिया के साथ जेनेटिक रिकम्बाइन करता है, जब अपने न्यूक्लिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है खुद से किसी दूसरे में, तो ये पाइलस जो होते हैं उस बैक्टीरिया को से अटैच करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप देखिए पाइलस के नीचे छोटे छोटे फाइबर लाइक छोटे छोटे फाइबर हैं जो सीरियल लाइक आपको लग रहे हैं। तो ये फिम्ब्रीज हैं। ठीक है, और इसके फिम्ब्रीज के जस्ट नीचे आपने देखा है, ये देखिए कैप्सूल है। आप देखिए लेफ्ट हैंड पे कैप्सूल, तो यानी कि इस बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट है। किसी भी बैक्टीरिया में कैप्सूल की जो प्रेजेंस होती है वो उसकी पैथोजेनिसिटी को दर्शाती है। अगर कैप्सूल प्रेजेंस है तो वो बैक्टीरिया पैथोजेनिक है, और अगर कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होगा बैक्टीरिया के ऊपर तो वो नॉन पैथोजेनिक होगा, यानी कि वो बेनिफिशियल भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप ये देखिए कैप्सूल के नीचे जस्ट सेल वॉल दिखाइए, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाइए। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड पे आएंगे तो राइट हैंड साइड पे फिम्ब्रीज हैं। फिर इसमें फिर आप देखिए ये लेबल से आपको दिखाया है कि साइटोप्लाज्म है, जो इसका अंदर भरा हुआ है लिक्विड मटेरियल वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में जो है बहुत सारे स्कैटर्ड राइबोसोम्स हैं। ये 70S राइबोसोम्स हैं जो कि छोटे होते हैं, ठीक है, साइज में। और आप देखिए यहाँ पे एक न्यूक्लियोइड लिखा है, ये न्यूक्लियोइड रीजन कहलाएगा। ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल है ये क्लोज्ड सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पे रहता है, जिसे बैक्टीरियल सीडोक्रोमोसोम या बैक्टीरियल डीएनए भी कहते हैं। ठीक है, इसके नीचे देखिए ये साइटोप्लाज्म में कुछ इंक्लूजन पड़े हुए हैं,
और नीचे आप देखिए एक छोटी से रिंग लाइक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है जिसको हमने प्लाज्मिड कहा है। दरअसल प्लाज्मिड भी एक सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होते हैं, और ये जो होते हैं ये मदद करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी एज ए वेक्टर यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यूकैरियोटिक सेल पे। तो यूकैरियोटिक सेल को मैं फोकस करता हूँ। तो यूकैरियोटिक सेल में देखिए आप सबसे पहले इसको मैं आपको बता दूं, यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं वो 3 तरह की हो सकती हैं। वो फंगल सेल भी हो सकती हैं, वो प्लांट सेल हो सकती हैं, वो एनिमल सेल हो सकती हैं। उधर जो था प्रोकैरियोटिक जो सेल थी वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, आर्कियन हो सकते हैं, या फिर साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं। ठीक है, और जो हमने डायग्राम जो आपको मेंशन यहाँ पे किया था वो बैक्टीरिया का था। यहाँ पे ये जो सेल मेंशन की गई है यूकैरियोट की, ये एक एनिमल सेल है। और इस एनिमल सेल को हम कैसे पहचाना? सबसे पहले तो देखिए इसमें देखिए सेल वॉल नहीं है। ठीक है, सेल वॉल नहीं है और सेंट्रियोल प्रेजेंस है। सेंट्रियोल देखिए सबसे नीचे आपको ये सेंट्रियोल लिखा हुआ है। फिर इसमें सेंट्रियोल की प्रेजेंस होने से ही आप समझ लें सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल जो होते हैं वो एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते हैं। ठीक है, फिर आप देखिए फ्री राइबोसोम्स हैं जो कि इसमें भी थे, राइबोसोम्स प्रोकैरियोट में भी थे, और उसमें 70S राइबोसोम होते हैं जो कि स्मॉलर इन साइज होते हैं, जबकि इसमें जो राइबोसोम्स स्कैटर्ड होंगे साइटोप्लाज्म में वो 80S होंगे, थोड़े लार्जर इन साइज में बड़े होंगे। फिर आप देखिए इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, फिर आप थोड़ा ऊपर आएंगे, लाइसोसोम दिखाई दे रहे हैं। लाइसोसोम जो होते हैं सुसाइडल बैग भी बोले जाते हैं सेल के। तो ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड सर्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं लाइसोसोम। और इसके देखिए बाद में इन्होंने साइटोप्लाज्म दिखाया है, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो भरा हुआ है वो लिक्विड मटेरियल ये साइटोप्लाज्म है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे दिखाई हैं। फिर आप ऊपर आ जाइए, राइबोसोम्स हैं। ये राइबोसोम प्रेजेंट हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। रफ क्यों उन्हें बोला? यानी कि नॉर्मल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, पर उन पे जब राइबोसोम्स प्रेजेंट हो जाते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंस होते हैं, तो उनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। फिर आप देखिए इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अंदर भी है, प्रोकैरियोट में भी थी। ठीक है, फिर हम आ जाएंगे आपका न्यूक्लियस पे। तो न्यूक्लियस जो है देखिए वेल डिफाइंड है, इसके चारों कंपोनेंट यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। न्यूक्लियर एनवेलप भी है, फिर आप देखिए न्यूक्लियर पोर्स हैं वहाँ पे, न्यूक्लियर एनवेलप में बीच बीच में पोर्स हैं। फिर क्रोमेटिन मटेरियल है, न्यूक्लियोलस है, और इसके जस्ट नीचे न्यूक्लियस के जो लेबलिंग के जस्ट नीचे गोल्जी बॉडी दिखाई है। तो यानी कि उसमें सेल ऑर्गेनेल नहीं थे, इसमें सेल ऑर्गेनल्स हैं सारे। ठीक है, तो अब हम आ जाएंगे अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में देखिए हमने सबसे पहला अगला पॉइंट क्या लिया है, इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो प्रोकैरियोट सेल का जो एवोल्यूशन हुआ, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं दे आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्स। ठीक है, और इवन ये कहा जाता है कि इस अर्थ पे जो लाइफ की जो उत्पत्ति हुई है, जो ओरिजिन हुई है, वो एक तरह के जो स्पेशल कैटेगरी के जो बैक्टीरिया हैं उन्हीं की फॉर्म में हुई थी। ठीक है, सो आर्कियन जो कि एक स्पेशल कैटेगरी के बैक्टीरिया हैं आर कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो सबसे पहले जो लाइफ का फॉर्मेशन हुआ था अर्थ पे वो आर्कियन के फॉर्म में ही हुआ था। आर्कियन एक स्पेशल कैटेगरी के बैक्टीरिया हैं, ये प्रोकैरियोट्स हैं, और इनका जो ओरिजिन हुई थी वो अप्रॉक्सीमेटली 3.5 बिलियन ईयर्स एगो पहले मानी जाती है। ठीक है, जबकि हम यूकैरियोट्स का जो एवोल्यूशन जो माना जाता है वो 2 बिलियन ईयर्स एगो पहले का माना जाता है। ठीक है, और ये माना जाता है कि यूकैरियोटिक सेल का जो एवोल्यूशन हुआ वो प्रोकैरियोटिक सेल से ही हुआ, और इसको हम जो है वो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के जरिए भी समझा सकते हैं।
एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी शॉर्ट में क्या है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। इस थ्योरी में ये माना गया कि दो तरह के बैक्टीरिया थे, लार्जर बैक्टीरिया और स्मॉलर बैक्टीरिया। तो लार्जर बैक्टीरिया ने स्मॉलर बैक्टीरिया को एंगल्फ कर लिया पर उसको डाइजेस्ट नहीं किया, पर उसका डाइजेशन नहीं हुआ उसकी बॉडी के अंदर जाकर। तो जो छोटे स्मॉलर बैक्टीरिया थे वो बैक्टीरिया में बहुत टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ऐसे ही पड़े रहे और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इवॉल्व हो गए, यानी कि ये जो स्मॉलर बैक्टीरिया थे ये इवॉल्व कर गए सेल ऑर्गेनल्स में। ठीक है, तो ये माना इस तरह से ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है कि लार्जर बैक्टीरिया ने स्मॉलर बैक्टीरिया को एंगल्फ किया और फिर ये जो स्मॉलर बैक्टीरिया थे ये इवॉल्व हो गए सेल ऑर्गेनल में। ठीक है, और इस तरह से यूकैरियोट्स का एवोल्यूशन हुआ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे। जो थर्ड पॉइंट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का है। तो जो मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स जो हैं आर यूनिसेलुलर, वो यूनिसेलुलर होते हैं। ज़्यादातर जो बैक्टीरिया आपके हैं वो यूनिसेलुलर ही होते हैं और पर ये रहते कॉलोनी के फॉर्म में हैं। ठीक है, तो इसलिए ये कंफ्यूज ना होइएगा कि बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ रहते हैं, तो हैं वो अलग अलग पर वो कॉलोनी में ग्रो करते हैं। ठीक है, और जबकि कुछ जो प्रोकैरियोट्स होते हैं या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टीसेलुलर भी होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? इसमें साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी को कहते हैं, और ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये पहले एल्गी में एल्गी जो आपका क्लास है उसमें रखी गई थी। बाद में इसको देखा गया कि नहीं, ये इसकी जो ज़्यादा रिजेम्बलेंस है वो बैक्टीरिया के वो प्रोकैरियोट्स के साथ ही है, तो इसको बाद में प्रोकैरियोट में ही रख दिया गया। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं यूकैरियोट पे कि यूकैरियोट का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। यूकैरियोट में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो दोनों तरह का होता है। दे मे बी ईदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो जो यूनिसेलुलर हैं उनके एग्जाम्पल्स जो यहाँ पे दे रखे हैं, ईस्ट है, फंजाई में ईस्ट ऐसी फंगस है जो यूनिसेलुलर होती है, पैरामीशियम है प्रोटोजोन्स में, और यूग्लिना। मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो तो मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनिज्म हैं वो यूकैरियोट वो जो हैं वो मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म हैं वो मल्टीसेलुलर ही हैं, जैसे एनिमल, प्लांट, है ना। अब हम आ जाते हैं सेल के साइज पर, जो फोर्थ पॉइंट है। तो सेल का जो साइज होता है, प्रोकैरियोटिक जो सेल का साइज होता है वो काफ़ी स्मॉल इन साइज होती है, और इसका जो डायामीटर होता है वो एवरेज ऑन एन एवरेज जो है 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल है वो कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज होगी, और इसका जो डायमीटर होगा वो ऑन एन एवरेज 10 to 100 माइक्रोमीटर होगा। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं न्यूक्लिक मटेरियल पे। तो न्यूक्लिक मटेरियल मैंने आपको बता दिया वहाँ पे कि द न्यूक्लियर सब्सटेंस, इट मे बी DNA और RNA, इज फाउंड इन अ लोकलाइज्ड एरिया। एक लोकलाइज्ड एरिया में ये प्रेजेंट होगा DNA या RNA, और उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड रीजन या इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोल देते हैं। ठीक है, और इस न्यूक्लिक मटेरियल को, चाहे वो DNA हो या RNA, उसको हम जीनोफोर या सीडोक्रोमोसोम्स कहेंगे। और ये बैक्टीरियल जो DNA होता है वो या सीडोक्रोमोसोम जो होता है ये 1 इन नंबर में एक होता है, सिर्फ एक ही होगा ये बड़ा सा, और जो छोटे छोटे दिखाई आपको और भी DNA के पार्टिकल दिखाई देंगे वो बैक्टीरियल DNA नहीं बोलेंगे, उनको प्लाज्मिड बोलेंगे। ठीक है, फिर आपका आ जाता है यूकैरियोट में क्या होता है, इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो मोर देन 1 होता है। ठीक है, कभी एक नहीं होगा। इसमें जो यूकैरियोट में ज़्यादातर यूकैरियोट्स में जो होता है वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर्म में पाए जाते हैं, और इनका जो नंबर है वो डिपेंड करता है स्पीसीज पे। जैसे जैसे स्पीसीज बदलती जाती है, यानी कि जैसे जैसे इंडिविजुअल बदलेगा वैसे वैसे क्रोमोसोम का नंबर ही बदल जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ह्यूमन में होमोसेपियंस में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो 23 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, जबकि प्लांट
का एग्जाम्पल अगर हम ले लें, जैसे हम ब्रिंजल ले लें, एग प्लांट ले लें, उसमें जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो 12 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। यानी कि 24 क्रोमोसोम्स बैगन में हुए और 46 क्रोमोसोम्स ह्यूमन में हुए। अब नेक्स्ट आते हैं स्लाइड पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है, इसमें क्योंकि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं होता है और ये गैमीट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है प्रोकैरियोट्स में, जिसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। पर फिर भी इसके अलावा इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है जो कई मेथड से होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि दो बैक्टीरिया जो होते हैं वो करीब आते हैं और सेक्स जो इनके पाइलस से होता है एक बैक्टीरिया का, वो दूसरे बैक्टीरिया से अटैच हो जाता है और फिर एक कंजुगेशन ट्यूब बनती है जिस ट्यूब से होकर एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरी बैक्टीरिया में एंटर हो जाता है और फिर ये ट्यूब डिसअपियर हो जाती है और ये दोनों बैक्टीरिया डिटैच होकर अलग अलग हो जाते हैं। तो इस मेथड को सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। और ये जो मैं आपको मेथड बता रहा था कि ट्यूब बनती है और फिर ट्रांसफ़र होता है डीएनए, इस मेथड को कंजुगेशन कहते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल जो रिकॉम्बिनेशन के जो या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के जो तरीके हैं वो 3 होते हैं, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। इन 3 मेथड से एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। जबकि यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, उसमें मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं, वह बाद में फ्यूज़ होते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। तो प्रोकैरियोट्स में जो मेन मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम्स, ये सभी एब्सेंट होते हैं, ठीक है। जबकि यूकैरियोट्स में ये सारे के सारे मैंने आपको बताया था वो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के ज़रिए भी कि उसमें जो स्मॉलर बैक्टीरिया थे वो इवॉल्व कर गए हैं आपके सेल ऑर्गेनल्स में, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। पर इसमें आप देखिए, इसमें हमने कहा क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होता है, पर जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, है ना, इसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, यानी कि वो ऑर्गेनल नहीं होता है, ऑर्गेनल नहीं है इसके अंदर वो वाला। पर वो जो पिगमेंट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, वो पिगमेंट की प्रेजेंस होती है। और ये जो क्लोरोफिल होता है ये स्कैटर्ड होता है ब्लू ग्रीन एल्गी के साइटोप्लाज्म में, स्कैटर्ड फॉर्म में पाया जाता है, जैसे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब 8वां जो पॉइंट है वो है राइबोसोम का। तो जो प्रोकैरियोट में राइबोसोम्स होते हैं वो स्मॉलर इन साइज होते हैं और ये 70S टाइप के होते हैं, जो 2 सब यूनिट 50S और 30S से मिलके बने होते हैं। जबकि यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80S टाइप के होते हैं, बड़े होते हैं साइज में, और ये 60 + 40S सब यूनिट से मिलके बने होते हैं, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं 9th पॉइंट पे, ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोकैरियोट्स में या तो एब्सेंट होंगे और या होंगे तो बहुत रेयर फॉर्म में होंगे, ठीक है। जबकि यूकैरियोट में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो साइटोस्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं और ये किसी भी यूकैरियोटिक सेल में जो उसका पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है, जिसे एक्सोसाइटोप्लाज्म कहते हैं, उसमें ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो और ये क्या बनाते हैं, ये करते क्या, इनका फंक्शन क्या होता है, दे फॉर्म पार्ट ऑफ सीलिया का फॉर्मेशन करते हैं, फ्लैजिला का फॉर्मेशन करते हैं, सेंट्रियोल का फॉर्मेशन करते हैं और स्पिंडल फाइबर आपको याद होगा कि जब सेल डिवीज़न होता है और जब क्रोमोसोम मूव करते हैं, यानी कि पहले तो वो इक्वेटर पे आते हैं और फिर वो पोलवर्ड मूवमेंट उनमें जो होता है, तो वो सारा का सारा जो क्रोमोसोमल मूवमेंट होता है सेल डिवीज़न के वक्त, वो इन्हीं स्पिंडल फाइबर से कंट्रोल या रेगुलेटेड होता है। 10वां पॉइंट है फ्लैजिलम कंपोजिशन। जो फ्लैजिला प्रोकैरियोट्स में जो पाए जाते हैं वो बस एक
सिंगल फाइबर के बने होते हैं, ठीक है। जबकि प्रोकैरियोट में जो फ्लैजेला होते हैं वो 9+2 फिब्रिल्स के बने होते हैं। 9+2 कैसे? 9 जो होते हैं पेरिफेरल डबलेट फाइब्रिल्स होते हैं, जबकि 2 सेंट्रल फिब्रिल्स होते हैं, ठीक है। तो यानी कि 9+2 इस तरह से बना, 9 पेरिफेरल डबलेट फिब्रिल्स और आपके 2 सेंट्रल सिंगल फिब्रिल्स, ठीक है। फिर आ गया सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होता है, आपको मैंने दिखाया था कि बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल थी। तो ये जो सेल वॉल होती है, ये बैक्टीरिया में जो होती है वो केमिकली कॉम्प्लेक्स्ड होती है, मतलब उसकी जो कंपोजिशन होती है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट में, ठीक है। जबकि यूकैरियोट में, फंगस में भी पाई जाती है, प्लांट में सेल वॉल पाई जाती है, पर इनकी जो सेल वॉल होती है वो कंपैरेटिवली केमिकली सिंपलर होती है। मतलब यानी कि जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो बैक्टीरियल सेल की ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी और प्लांट या फंगस की जो सेल वॉल होगी उसकी कंपोजिशन सिंपल होगी। एग्जाम्पल में आपको समझ में आ ही गया होगा, बैक्टीरिया हैं, आर्कियन हैं और साइनोबैक्टीरिया हैं, ठीक है। और जबकि यूकैरियोट के जो एग्जाम्पल हैं वो फंजाई, प्लांट और एनिमल है, ठीक है। तो आज इसको इस डिफरेंसेस को यहीं इसका एंड करते हैं इस क्लास का, और इसके बाद जो है हम अब साइटोलॉजी का और जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उसको धीरे धीरे आपको समझाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।